मसीह में सलाम और शो में खुशामदीद। म्यूजिक के दीवानों और उन तमाम नौजवानों को जो कि अपने ख्वाबों के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, खुशामदीद। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही लड़के के बारे में है जिसे गिटार बजाने और सीखने का जुनून था। और इसे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है। वेलकम सुजैना जॉर्ज, कैसी हैं आप? थैंक यू रेचल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावन का शुक्र है। सुजैना, ये कहानी गिटार बनाए स्टार, ये टाइटल ही इतना इंटरेस्टिंग है, इसके पीछे की क्या कहानी है? बिल्कुल आपने ठीक कहा रेचल कि इसका टाइटल और इसका कवर जो है बहुत ही खूबसूरत है, गिटार बनाए स्टार। और इसके जो पीछे की कहानी है, आप देखें पिक्चर के ऊपर गिटार बना हुआ है और एक लड़का है जो सोच रहा है। यस। तो कहानी भी एक लड़के के गिर्द जो है वो घूमती है, जिसका नाम आकाश है, नौजवान है और उसको गिटार सीखने का, बजाने का एक जुनून सवार है। एक छोटी सी फैमिली है, उसकी एक छोटी बहन है, उसकी मामा है यहाँ पर, उसका दोस्त है। और कुछ ऐसे कदम वो उठा लेता है जो उसके जुनून के पीछे जो है ना एक बुरी कहानी जो है वो पेश करते हैं। तो हम सीखेंगे आगे। जब आप क्वेश्चन करती हैं तो फिर मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि इसके आगे और क्या क्या है। डेफिनेटली। तो हम देखते हैं इस कहानी में हमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। पहली चीज़ जो हमें नज़र आती है वो उसकी जो मदर है, वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। वो चाहती हैं कि वो पढ़ाई पर फोकस करे, लेकिन आकाश का पैशन जो है वो गिटार की तरफ है। वो गिटार बजाना चाहता है, वो सीखना चाहता है। और इसमें हमें कंटिन्यूसली नज़र आता है कि उसकी माँ उसको कहती है कि पहले पढ़ाई को फोकस करो और बाद में अपने शौक़ को। क्या एक नौजवान इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चल सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जैसे आपने कहा कि एक नौजवान इन दोनों को साथ लेकर चल सकता है, इनमें बैलेंस रख सकता है, तो वाकई ही रखा जा सकता है। लेकिन बहुत कम ऐसे नौजवान हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। वो अपने पैशन के लिए इस कदर जुनूनी हो जाते हैं, वो समझते हैं कि बाकी सारी चीज़ें एक साइड पर और ये जो चीज़ है ना ये एक साइड पर है। और जो मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल ठीक है। खा माँ कहे या बाप कहे कि जी ये ठीक नहीं है, अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, तो उसको उस वक्त लगता है कि सब दुश्मन है मेरे और वो ना किसी की सुनना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर आकाश के साथ भी यही हुआ है। और आकाश समझता है कि मामा जो कह रही हैं मुझे ये बेफ़ायदा है, पढ़ाई इतनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन पढ़ाई जो है बहुत ज़रूरी है। आप अपने प्रोफेशन को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जब आपके पास अपनी एजुकेशन है। तो आजकल तो म्यूज़िक में भी लोग जो हैं वो मास्टर्स कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से अपने प्रोफेशन को समझ जाएं। तो अगर आपकी पढ़ाई आपके साथ है और आप अपने प्रोफेशन को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स की बात सुनें और आपके अंदर जो स्किल्स हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, पॉलिश करने के लिए स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो नौजवान बैलेंस रख सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और अगर आज के नौजवान भी ये समझते हैं कि सिर्फ मुझे एक ही चीज़ पर फोकस करना है, तो वो ये जाने कि जो तोड़ा खुदा ने आपको दिया है, जो नेमत आपके अंदर है, जो गिफ्ट आपके पास है, इसको आप और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हर चीज़ में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स की जो फ़िक्र है वो नाजायज़ नहीं होती, बेफ़ायदा नहीं होती है, वो अपने बच्चों का अच्छा सोचते हैं। लेकिन ये बात आकाश की समझ में नहीं आती है। वाकई बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने इस चीज़ को बयान किया। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि इस कहानी में, इस किताब में हमें सिबलिंग्स की एक टग ऑफ वॉर नज़र आती है, कंटिन्यूस, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये जो सीन है इस कहानी को बहुत खूबसूरत बनाता है। और मैं समझती हूँ कि बहन भाइयों का आपस में लड़ना जो है वो अच्छा है। अच्छा है, घर में रौनक लगी रहती है, मैं तो ये समझती हूँ। और बहन भाई आपस में जो लड़ते हैं उनकी एक मोहब्बत भी नज़र आती है, उनकी आपस में एक फ़िक्र भी नज़र आती है। ये नोक झोंक जो है घर में एक आम बात है। ये बचपन तक तो ठीक है, जब बड़े होकर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ बन जाती हैं तो वो ठीक नहीं है। और ये जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं ना, ये एक यादगार यादें हमारी ज़िंदगी में बन जाती हैं। तो ये यादें जो है हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जो है ना इस कहानी के अंदर मंज़र है, जो नाज़रीन को पढ़ते हुए भी जो है ना बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा, डेफिनेटली। बहुत अच्छी बात कही आपने। कहानी में हमें जो क्लाइमेक्स नज़र आता है वो इस तरह का है कि उसे मिस नहीं किया जा सकता। क्लाइमेक्स इस तरह का है कि आकाश अपनी जुनूनियत में गिटार ख़रीदने का सोचता है, और वो किस कीमत पर सोचता है कि वो अपने फादर की अंगूठी चुराने का सोचता है। ये मॉरली भी अगर हम देखें, मॉरली और सोशली अगर हम सोचें कि
मैं अपने ख्वाबों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन क्या ये चीज़ सही है कि हम ये सोचें कि मैं अपने ख्वाब के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, या ये जो जुनूनियत है वो क्या ठीक है या गलत है? डेफिनेटली गलत है। अगर हम अपने ही घर में इस तरह के कदम उठाना शुरू कर दें, चोरियां करना शुरू कर दें और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएं, तो ये गलत है और नौजवानों को ये समझना चाहिए। अगर मैं हूँ अपने घर में और मैं ये समझती हूँ कि मैं अपने ख्वाब पूरे करने के लिए किसी भी हद तक चली जाऊँगी, तो ये मेरे पेरेंट्स के लिए भी जो है वो एक शर्मिंदगी का बाइस है। तो यहाँ पर रेहाना के लिए भी जो आकाश की फ़िक्र है वो बेफ़ायदा नहीं है, बेजा नहीं है। वो अपने बेटे की बहुत फ़िक्र करती है। वो चाहती है कि वो स्टडी में अच्छा रहे। अगर उसके अंदर स्किल है तो वो उसको कहती है कि वक्त आने पर, वक्त एक आने पर वक्त करना। आएगा कि इसको हम पूरा करेंगे, वक्त आने पर इसको करेंगे। जी। तो लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि आकाश ने जो सोच लिया, वो कहता है जो मैं सोचता हूँ वो बिल्कुल ठीक है। और नौजवान अक्सर ये गलती कर जाते हैं, वो समझते हैं कि जो मैं ठीक सोच रहा हूँ वो बिल्कुल वो ठीक बिल्कुल है, ठीक है। और जो मेरे बारे में दूसरा अच्छा सोच रहा है वो तो मेरा दुश्मन है। तो वो सारी बातों को इग्नोर करता है, और जुनून जो उसके सर पर सवार है खून की तरह, वो कहता है कि मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। तो वो अपने घर में सोचता रहता है, उठते बैठते सोते जागते, कि मैं गिटार कैसे लूँ, कैसे लूँ, कैसे लूँ। तो वो जब उसको अंगूठी नज़र आती है तो वो उसके दिल में एक लालच भी आ जाता है, शैतान भी कब्जा कर लेता है उसकी सोच पे, और वो जो है अपने घर में चोरी कर लेता है, जो कि उसकी अपनी ज़िंदगी के लिए भी जो है वो एक शर्मिंदगी का बाइस था। और अपने घर में चोरी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर उससे ये कदम उठाया गया और बाद में पछताता भी है। पछताता वो भी है बहुत पछताता है कि मैंने ये कि गलती की मैंने है। अपने माँ बाप को अफसरदा किया, और बहुत पछताता है बाद में। बिल्कुल। और वो फिर यही सोचता रहता है कि मैं अपनी गलती कैसे सुधारूं, लेकिन वो अपने जुनून में इस हद तक आगे निकल जाता है कि वो पीछे मुड़ना पसंद नहीं करता है। तो ये जो उसे कदम उठाया, ये उसके लिए बहुत बुरा कदम था। बहुत बुरा था वाकई। उसने बाद में सीखा और बाद में देखा। यहाँ पर हमें नज़र आता है एक अच्छे दोस्त की तरह जो एक शख्स नज़र आता है, एजाज। और वो अच्छा दोस्त जो है वो आइडेंटिफाई करता है उसकी बैड कंपनी, कि जहाँ पर वो गिटार सीखने जा रहा है और जो उसकी कंपनी है, जो उसका उस्ताद है, वो ठीक नहीं है, वो बुरे कामों में मुलव्वस है। और वो सोचता है, वो उसे डराता है कि मैं तुम्हारी मामा को बता दूंगा, और फिर आकाश डरता है और फिर बता देता है। तो हमें बैड कंपनी का किस तरह से अंदाज़ा हो सकता है, और एक अच्छे दोस्त के बारे में भी बताएं। बिल्कुल रेचल, बैड कंपनी का हमें पता होना चाहिए और अच्छे दोस्तों में भी हमें इम्तियाज़ करना आना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि जब जुनून सर पर सवार होता है तो हमें ना अच्छा नज़र आता है ना बुरा नज़र आता है, बस हमें वही नज़र आता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। उसको गिटार सीखने का बहुत जुनून सवार होता है, बिना किसी जांच पड़ताल के या किसी से मशवरा किए बगैर वो एक ऐसी कंपनी में चला जाता है, एक ऐसी एकेडमी में चला जाता है जिसका माहौल अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप अपने प्रोफेशन में अपने आप को पॉलिश करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि मुझे किसी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए, तो अपने पेरेंट्स से पहले अपने मशवरा करें, पेरेंट्स से पहले मशवरा जो कि आकाश ने नहीं किया। वो अपनी माँ से मशवरा नहीं करता है या किसी और बड़े से मशवरा नहीं करता है। अपने बाप से भी वो बातचीत कर सकता था कि मैं इस तरह से एक एकेडमी में जा रहा हूँ और मैं गिटार सीखना चाहता हूँ, लेकिन उससे किसी से मशवरा नहीं किया, क्योंकि उसको यही लग रहा था कि सब मेरे इस प्रोफेशन के ख़िलाफ़ हैं, मेरे दुश्मन हैं, तो जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। तो वो एक ऐसी कंपनी में चला जाता है, एक ऐसी एकेडमी में चला जाता है जहाँ पर माहौल अच्छा नहीं होता है। जो ही एजाज़ को इस बात का एहसास होता है, वो उसको मना करता है। एजाज जैसे दोस्तों का होना ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक डूबती नाव को पार लगाने वाली बात हो जाती है। एक अच्छा दोस्त जो है आपकी ज़िंदगी को बनाता भी है और आपकी ज़िंदगी को संवार देता है। संवार देता है। तो एजाज जो है वो आकाश की ज़िंदगी में एक ऐसा ही दोस्त होता है जो उसकी ज़िंदगी को संवार देता है। और आकाश को पता होता है कि मेरा दोस्त अच्छा है, वो इसीलिए अपने हर दिल की हर बात जो है वो उसके साथ शेयर कर लेता है। तो एजाज ने एक अच्छे दोस्त होने का सबूत दिया है। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा दोस्त है तो वो एक बरकत है, ब्लेसिंग है। आपको इसे समझना चाहिए कि मेरा दोस्त जो है मेरे बारे में बेहतर ही सोचेगा। वो उसे अच्छा मशवरा देता है कि अपनी मामा से जाके बात करे, उसने अगर गलत कदम उठाया है तो उसके बारे में जाकर बात करे। लेकिन चूंकि आकाश डरता है कि मैंने ये जो कदम उठाया इससे मेरी मामा जो है वो हर्ट हो जाएंगी, दुखी होंगी, और अगर मेरे बाप को पता चलेगा तो वो भी दुखी होगा, तो वो दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो डरता रहता है। लेकिन एजाज जो है उसकी ज़िंदगी में एक अच्छा रोल अदा करता है और वो उसे अच्छा मशवरा देता है, और फिर वो ये जो एक बिगड़ी हुई सूरत है इसको बनाने की जो है वो कोशिश करता है, संवारने की कोशिश करता Yes. है।
और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारे उस्ताद हैं या जो हमारी कंपनी है उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बिल्कुल। बड़ी खूबसूरत बात कही आपने कि हमें पता होना चाहिए और हमें अपने पेरेंट्स के साथ राब्ते में रहना चाहिए, ताकि अगर कोई हमें फंसाना चाह रहा है किसी बुरी चीज़ में या किस तरह से भी, तो हम उसको आइडेंटिफाई करके तो अपने लिए फ़ैसला कर सकें। और यहाँ पर उसको ये ज़रूरत थी कि वो आइडेंटिफाई करता, लेकिन उसने नहीं किया। जांचते हुए भी और पता होते हुए भी उसने अपनी माँ को नहीं बताया, नहीं उसने किसी बताया। को भी नहीं बताया कि वहाँ पर क्या हो रहा था उस एकेडमी में और इस तरह से। और फिर जब तक एजाज ने आके उससे कन्फ्रंट नहीं किया, वो बताना नहीं चाहता था। बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसे लड़कों को या ऐसे लड़कियों को भी अगर मैं कहूँ तो इनको अपने जाल में फंसाना ऐसे लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। और वो कहते हैं ना कि शेर बब्बर जो है वो इब्लीस जो है वो गरजने वाले शेर बब्बर की तरह। शेर बब्बर की तरह गरजता फिरता है कि किसको फाड़ किसको खाए। फाड़ खाए। तो ये इसी तरह से था। बिल्कुल। तो वो जो उस्ताद होता है वो भी इसी तरह का होता है, वो लड़कों से गलत काम करवाता है। और एजाज को जब इस बात की भनक लग जाती है तो वो अपने दोस्त को इस दलदल से निकालने के लिए हर तरह का कदम जो है वो उठाने की कोशिश करता है। तो वो उसे समझाता है। तो इस किताब के अंदर जो है ना एजाज का किरदार बहुत खूबसूरत है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दोस्त है तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। यहाँ पर हमें नज़र आता है कि आकाश के अंदर बहुत डर है कि वो अपने माँ बाप के लिए मायूसी का बायस बना है। ना वो पढ़ाई में अच्छा है और वो बुरे काम में फंस गया है, और उसे मायूसी का भी डर है कि किस तरह से अगर मेरे बाप को पता लग गया, अगर मेरी माँ को पता लगे तो मैं क्या करूँगा। और अक्सर बच्चे इस गिल्ट में रहते हैं। हम इससे किस तरह निपट सकते हैं? देखिए, जब हम गलती करते हैं तो हमारा ज़मीर जो है हमें हर वक्त मलामत करता रहता है कि मैंने ये गलती की है, मैंने गलती की। अगर गुनाह कर रहे हैं, कोई ऐसा बुरा काम कर रहे हैं, तो हमारा जो ज़मीर है वो हमें मलामत करता रहता है। इसी तरह से आकाश के साथ भी हुआ। चोरी तो उसने कर ली, अपने बाप की अंगूठी चुरा ली, लेकिन वो अपने बाप से प्यार भी बहुत करता है। अपने बाप से मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि मैं किसी तरह से भी अपने बाप को दुख ना दूँ। लेकिन जुनून सर पर सवार था कि मैंने उसको पूरा करना है, मैंने पूरा करना है। वो कदम उठा लेता है, चोरी कर लेता है और शर्मिंदा भी होता है कि मैंने अपने ही घर में चोरी की है, और उसके अंदर डर भी है। अपनों को दुख देना जो है ये बहुत बड़ी सज़ा है, मैं समझती हूँ। और आकाश भी चाहता है कि मैं अपने बाप को दुख ना दूँ। वो सज़ा का उसको इतना डर नहीं है जितना उसको बाप को दुख पहुंचाने का डर है। तो ये भी एक खूबसूरत एहसास है उसके अंदर। और ये एहसास ये बताता है कि वो बुरा नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक ऐसी उम्र में है, एक ऐसी स्टेज पर है जहाँ पर अच्छा बुरा लगना जो है वो समझता है कि सब उसके फ़ायदे के लिए है। मैं अगर अच्छा सोच रहा हूँ तो ये मेरे फ़ायदे के लिए, अगर बुरा भी है तो मेरे फ़ायदे के लिए है। लेकिन उसके अंदर जो एक अच्छाई है, उसके पेरेंट्स की मोहब्बत और तरबियत जो है उसके अंदर नज़र आती है। उसके अंदर डर आ जाता है और वो चाहता है कि मेरी वजह से मेरे बाप को दुख ना पहुँचे। तो ये रिश्ता जो है बहुत खूबसूरत हमें नज़र आता है कि वो अपने बाप से मोहब्बत करता है, उनकी इज़्ज़त करता है, और उसको एहसास है कि जो कदम उसने उठाया है वो गलत है। तो ये डर, ये खौफ जो है उसको हर वक्त मलामत करता रहता है। तो ये बुरा नहीं था, उसके लिए एक पॉजिटिव साइन था। और ये बताता है कि जो गलती उसने की है वो पछता रहा है और वो वापस मुड़ना चाहता है। तो वापसी का रास्ता तो है ना। और माँ उसको माफ़ भी कर देती है। अगर उसने गलती किया, उसका बाप इस चीज़ को देखता तो वो ज़रूर उसको माफ़ कर देता, क्योंकि वो अपने बच्चे को जानते हैं कि उन्होंने ऐसी गलत उसकी तरबियत नहीं की है। तो डर जो है वो ये बताता है कि मैं अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता हूँ। यस, बड़े ही खूबसूरत तरीके से आपने बयान किया। बहुत खूबसूरत तरीके से इस कहानी में भी इसका जिक्र है, इस पूरे डर और खौफ और प्यार का, कि जो पेरेंट्स के दिल में अपने माँ बाप के लिए और माँ बाप के दिल में अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अम्मी की एक नज़र आती है कि वो उसे तरजीह देना सिखाती हैं। जब उन्हें पता लग जाता है तो वो उसे कहती हैं कि वो उसके गिटार को तोड़ती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तोड़ती जो नहीं कि है। हाँ आकाश जी। को डर होता है कि वो उसके गिटार को तोड़ देंगी, वो उससे तोड़ती नहीं है। वो सिखाती हैं कि अपनी प्रायोरिटी जो है अभी पढ़ाई को दो और उसके बाद अपनी गिटार बजाना सीखो, ठीक है। और ये मुझे इससे पता लगता है कि इस चीज़ का इसने आकाश को ये चीज़ सिखाई कि प्रायोरिटी देना, कि मतलब अगर पढ़ाई भी है और साथ में उसको लेके चलना। ये चीज़ मुझे लगता है इस बात ने आकाश को सिखाई होगी। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सिखाई। जब उसको पता चलता है रेहाना को, उसकी आकाश की माँ को,
तो वो उसको समझाती है, उसको एहसास दिलाती है कि देखो मैं इस चीज़ की दुश्मन नहीं हूँ, जो तुम्हारा शौक़ है, जो तुम्हारा प्रोफेशन है, मैं इसको बुरा नहीं कहती हूँ, लेकिन अवलीन तरजीह किसको दो? पढ़ाई को दो। अभी ये तुम्हारी वो स्टेज है जिसमें तुम अच्छा पढ़ सकते हो और अच्छे नंबर ले सकते हो, क्योंकि वो पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो ही वो एक ऐसी सोबत में आता है जहाँ पर लड़के जो हैं साज़ बजाना सीखते हैं या बजाते हैं, वो उनको देखता है और वो हर वक्त गाने भी सुनता रहता है, म्यूज़िक सुनता रहता है घर के अंदर भी, तो उसकी माँ को पता होता है कि इसके अंदर ये शौक़ है और ये इसको पूरा करना चाहता है। वो उसके ख़िलाफ़ नहीं होती है, वो उसको एहसास दिलाती है कि हर चीज़ का एक वक्त है बेटा, जब वक्त आएगा तो हम आपको जो है वो गिटार भी बजाना सिखाएंगे, एक अच्छी एकेडमी में भी लेकर जाएंगे। तो वो उसको इस बात का एहसास दिलाती है और ये बात उसकी समझ में आ जाती है। इजाज़ का जो बड़ा भाई होता है, जावेद गालिबन उसका नाम है, वो भी उसकी रहनुमाई करता है आकाश की, और वो भी उसको समझाता है। जब माँ कहती है ना कि ये जो गिटार अंदर पड़ा होगा ना, इसको लेकर जा और जिसका है उसको दे दे, तो वो फ़ौरन गिटार उठाता है और बड़े बोझल कदमों के साथ वो गिटार को लेकर जाता है और वो इजाज़ के भाई को देता है और उसको कहता है कि भाई ये गिटार आप वापस ले लें। तो वो गिटार उसे देने जाता है और जावेद जो है वो देखता है कि वो किस हालत में जो है उसको गिटार वापस कर रहा है, बड़ी अफसुर्दगी की हालत में, बड़ी मायूसी की हालत में। तो उसको गाइड करता है कि देखो हर चीज़ का एक वक्त है, ये वक्त आएगा और मैं उस वक्त में तुम्हारी मदद करूंगा। वो उसको इस बात का यकीन दिलाता है और माँ भी उसको यही यकीन दिलाती है कि बेटा एक वक्त आएगा, हम भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन पहले क्या करो, स्टडी करो, अपनी स्टडी कंप्लीट करो, उसके बाद जो दिल करेगा वो आप कीजिएगा। तो माँ उसको ये कॉन्फिडेंस देती है, उसको एहसास भी दिलाती है। तो वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ जो है गिटार उठाता है और जाके जास के भाई को दे देता है। डेफिनेटली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इस किताब में कहा गया है, इस कहानी में लिखा है कि तोहफ़ा खुदावंद की तरफ से जो हमारी स्किल्स हैं और हमारी नेमतें जो हैं वो खुदा की तरफ से तोहफ़ा है, मतलब हमारे लिए गिफ्ट है। और हम अपने गिफ्ट को खुदा के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? खुदा के लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है आपका। देखिए ज़िंदगी एक तोहफ़ा है। इसको अगर आप खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी नेमत है आपके पास। और अगर आपके पास स्किल्स हैं, अंदर गाने की स्किल है या आपके पास साज़ बजाने की स्किल है, तो इसको भी खुदा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें ये पहले सोचना है कि मैं ये जो मेरे अंदर स्किल है ये दुनियावी तौर पर है या रूहानी तौर पर है। मैं खुदा के लिए इस्तेमाल अपने आप को करना चाहता हूँ या दुनिया के लिए अपने आप को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो नेमतें जो खुदा ने हमें दी हैं उसने अपने लिए दी हैं। उसका कलाम फरमाता है कि मैंने अपने लोगों को अपने लिए बनाया है। तो जब उसने अपने लोगों को अपने लिए बनाया है तो जो उनके अंदर तोहफ़े हैं वो भी उसके लिए हैं। अगर हम दाऊद को देखें तो दाऊद के अंदर ये नेमत थी, वो खुदा के लिए गाता भी था, बजाता भी था और वो खुदा की हमदो तारीफ़ में जो है वो घंटों वक्त गुजारता रहता है। ये नेमत खुदा ने उसके अंदर रखी है। तो अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर ये जो तोहफ़ा है, ये नेमत जो है ये खुदा की दी हुई है, तो इसे खुदा के लिए इस्तेमाल कीजिए। वाकई। और आप जानिए कि मैं किस तरह से अपने आप को खुदा के लिए पेश कर सकता हूँ और खुदा के लिए गा सकता हूँ, बजा सकता हूँ। तो ये आपने अपने अंदर ये चीज़ तलाश करनी है और उसको खुदावंद के आगे रखिए। अपनी ख्वाहिश को जो है आप खुदावंद के ताबे कर दीजिए और खुदावंद क्या करेगा, आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करता चला जाएगा। बशर्ते ये कि पहला दर्जा जो है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आप अपने खुदावंद को दीजिए। और खुदा क्या करेगा, आपके अंदर जितनी भी नेमतें हैं उनको जो पॉलिश करने में आपकी मदद करेगा और रास्ते बनाने में भी आपकी मदद करेगा। डेफिनेटली। तो इसलिए पहले आप खुदा को दर्जा दीजिए, अपने अंदर की नेमतों को जानिए और खुदावंद के लिए इस्तेमाल कीजिए। आमीन। बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। इस टाइटल में हमें नज़र आता है गिटार बनाए स्टार, लेकिन असल में इस कहानी में हमें कौन स्टार नज़र आता है और किस तरह से हमें स्टार नज़र आता है? स्टार मुझे लगता है वो है जो अपने आप को खुदावंद के सपुर्द कर दे, क्योंकि तभी जो है उसकी ज़िंदगी वो एक स्टार की तरह पॉलिश होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर मैं ये कहूँ कि एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा रहनुमा जो है वो स्टार है, जो आपकी ज़िंदगी को बना देता है, तो ये भी गलत ना होगा। इजाज़ और इजाज़ का जो भाई है वो आकाश की ज़िंदगी में एक स्टार की तरह आ जाते हैं, जिसको बताते हैं कि जी स्टार किस तरह से बना जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक आपने अंदर पैशन रख लिया और जुनून सवार कर लिया कि जी मैंने ये करना ही करना है, तो इस तरह से आप स्टार नहीं बन सकते हैं। स्टार बनने के लिए आपको अपने अंदर पॉजिटिव जो थॉट्स हैं वो रखने हैं और अपने आप को
पॉजिटिव किरदार की तरफ लेकर जाना है और अपने आप को जांचना है कि ये जो पैशन मेरे अंदर है इसका क्या फ़ायदा है मेरी ज़िंदगी के अंदर और दूसरों के लिए। वो उसको ये इस चीज़ के बारे में सिखाते हैं, बताते हैं, एहसास दिलवाते हैं। और उसकी मामा भी जो है उसको इस बात का एहसास दिलाती हैं कि ये जो तोड़ा है ये सिर्फ नाम का ना हो, वक्ती ना हो और बेफ़ायदा ना हो, बल्कि इससे फ़ायदा होना चाहिए दूसरों को। तो जावेद और एजाज जो हैं दोनों आकाश की मदद करते हैं एक बेहतरीन स्टार बनने में। खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि पहले उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो, तो ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें मिलती जाएंगी। अब किस बात से मुझे ये आयत याद आई कि खुदावंद का कलाम तो हमें ये कहता है कि पहले हम उसकी बादशाही को तलाश करें, तो फिर हमें दुनिया की चीज़ें भी और दुनिया के तौर पर जो हम करियर में और अपने इस तरह से सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो और आजकल हर शख्स जो है वो सक्सेसफुल होना चाहता है, वो अपने करियर में, अपने हर चीज़ में जो वो करना चाहता है उसमें बनना चाहता है, और स्पेशली नौजवान। बिल्कुल। लेकिन हमारे लिए पहले कलाम को रखना और कलाम की याद रखना बहुत ज़रूरी है। वाकई रेचल ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जाने कि दौलत उसकी है, शोहरत उसकी है। अगर हम दुनिया में दौलत हासिल करना चाहते हैं या शोहरत लेना चाहते हैं या कोई नाम बनाना चाहते हैं तो ये सब खुदावंद की तरफ से है। और अगर आप खुदावंद के हैं तो अपने तोड़े भी खुदावंद को दे दीजिए। और उसका कलाम फरमाता है कि उसके इरादे हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन है, तो वो हमारे लिए अच्छा सोचता है। जो तोड़े उसने हमें दिए हैं उनको मल्टीप्लाई करने में भी वो हमारी मदद करता है। तो नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि अगर उनके अंदर जो स्किल है वो अगर खुदावंद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये जान लें कि खुदावंद उनके लिए अच्छे इरादे रखता है। और वो हर काम में अपनी जो प्रायोरिटी है वो अपने खुदावंद को दें ताकि खुदावंद उनके हर कदम उनकी रहनुमाई करे और जो चीज़ वो चाहते हैं वो उनको मिल जाएगी। खुदावंद का कलाम हमें बार बार रिमाइंड कराता है कि खुदावंद के इरादे हमारे लिए बेहतरीन इरादे हैं, और जब हम उस पर फोकस करते हैं तो फिर हमारे सारे इरादे जो हैं वो उसके प्लान के साथ अलाइन करते हैं, उसकी विल के साथ अलाइन करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। यहाँ पर हमें नज़र आता है कि एंड पे तौबा नज़र आती है। आकाश को जब रियलाइज़ होता है तो वो माफ़ी मांगता है, वो खुदावंद से भी माफ़ी मांगता है, वो अपनी माँ से भी माफ़ी मांगता है, और लेकिन फिर भी उसके दिल में गिल्ट है, उसके दिल में है कि पता नहीं मुझे माफ़ी मिलती है, मेरी माँ मुझे माफ़ करेगी नहीं करेगी, और खुदा भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ये अच्छा साइन था उसकी ज़िंदगी के अंदर, पॉजिटिविटी थी और वो सोचता है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। जब हम माफ़ी मांगते हैं तो मैं समझती हूँ कि हम नए तौर पर जो है वो जीना भी सीख जाते हैं, नए तौर पर चलना भी सीख जाते हैं और नए इरादे हमारे अंदर आ जाते हैं। और उसका माफ़ी मांगने का जो कदम है वो बेहतरीन था। और वो ये सोचता ना कि पता नहीं मेरी माँ माफ़ करेगी या खुदा मुझे माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। तो माँ बाप जो हैं अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं। मैं ये समझती हूँ कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो बजाय कि हम उसे छिपाएं, हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो आकाश को जब एहसास होता है तो वो माफ़ी मांगता है तो उसकी माँ उसके माफ़ कर देती है और वो भी जो है तौबा करता है और अपने आप को जो है दोबारा से अपने कदमों पर खड़ा करता है और वो वादा करता है अपनी माँ के साथ कि जो आप चाहती हैं मैं वही करूँगा, मैं दोबारा से अपनी स्टडी पे फोकस करूँगा और फिर मैं जो है अपने प्रोफेशन की तरफ जाऊँगा। तो ये एक अच्छा साइन था उसकी ज़िंदगी के अंदर। और हम इस किताब में अगर कहानी को जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत से लेसन मिलते हैं कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है और अपने माँ बाप के ताबे रहते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। मैं आपसे पूछना चाहूँगी सुजैना, हर शख्स अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बनना चाहता है। आप बचपन में क्या बनना चाहती थी? रेचल, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत से ख्वाब थे कि मैं ये बनूँ या वो बनूँ, और मेरे पेरेंट्स के भी थे। फादर मेरे कहा करते थे कि मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगा, तो मैं कहती थी खान साहब रहने दीजिए, मैं तो न्यूज़ एंकर बनूंगी, क्योंकि मुझे न्यूज़ सुनना और वैसे ही बातचीत करना जो था वो बहुत पसंद था। तो मैं कहती थी कि मैं जो हूँ न्यूज़ एंकर बनूंगी। वो कहते थे मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगा। तो मामा को जब पूछा जाता था वो कि जो खुदा इसको बना देगा बन जाए, पहले इंसान तो बन जाए। तो कुछ भी बनने से पहले इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे मेरा जो ख्वाब था वो ये था कि मैं न्यूज़ एंकर बनूँ। और अगर मैं इस कहानी को देखूं तो जैसे कि आपका पहला सवाल था कि हम बैलेंस रख सकते हैं अपने प्रोफेशन में और अपनी स्टडी में, तो डेफिनेटली रख सकते हैं। मुझे पढ़ने का भी शौक़ था और मुझे न्यूज़ एंकर बनने का शौक़ था, तो मेरे ये दोनों जो ख्वाब है वो पूरे हुए। मैंने सेकुलर एजुकेशन अगर आप मेरी देखें तो मैंने मास्टर्स किया है, और अगर मुझे न्यूज़ एंकर बनने का शौक़ था
तो खुदा ने मुझे वो भी मौका दिया। Yes. और डिफरेंट जितने भी क्रिश्चियन टीवी चैनल्स हैं, इन पे मुझे होस्ट करने का मौका मिला चंद एक पर। और मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मेरे इस ख्वाब को पूरा किया। और मैंने पहले कहा था कि वो हमारे लिए अपने जो इरादे हैं वो बेहतरीन रखता है। तो उसने मेरी ज़िंदगी में जो इरादा रखा उसको पूरा किया। और मैं बस यही सोचती थी कि कैसे ये पूरा होगा, क्योंकि मेरे फादर कहा करते थे कि ये जो लाइन है, टीवी लाइन, हमारे लिए नहीं है। जो डॉक्टरेट है बस वो करो, अपना डॉक्टर बनो और बस ठीक है। तो मैं कहती थी चलो जी, वक्त आएगा तो देखा जाएगा। डॉक्टर तो नहीं बने, लेकिन जो ख्वाब मैंने देखा था न्यूज़ एंकर बनने का, खुदा ने वो पूरा किया। हम बैलेंस रख सकते हैं वाह। अगर हम रखना चाहें तो। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी अपने नौजवान बहनों और भाइयों को कि बैलेंस रखिए, अपने प्रोफेशन में और अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। और खुदा जो है आपके लिए जो इरादे बेहतर रखता है वो उनको पूरा करने की कुदरत भी रखता है, और वो आपकी ज़िंदगी में पूरा करता है। और मेरी ज़िंदगी में वो पूरा हुआ। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। वाह, आपकी कहानी सही मायनों में जो आयत है कि पहले उसकी बादशाही और रासबाजी को तलाश करो और फिर सारी चीज़ें तुम्हें मिलती जाएंगी, उसके बिल्कुल। बिल्कुल ऐन मुताबिक मुझे लगी है। हाँ जी, और बिल्कुल मुझे ऐसा बहुत ही है। अच्छा लगा हाँ कि जी। आपने अपनी कहानी, आपने अपनी लाइफ शेयर की। और बहुत शुक्रिया आज की हमारी इस गुफ्तगू में हमारे साथ देने के लिए। आपने बहुत खूबसूरत तरीके से इसे हमें बयान किया और हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस कहानी को पेश किया। बहुत शुक्रिया सुज़ैना। आपका भी शुक्रिया रेचल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर और बातचीत करके और इस कहानी को डिस्कस करके। मुझे यस, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। ऐसी ही कहानियों के लिए इस पॉडकास्ट को देखते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।